चलिए सभी लोग एक बार लाइव हो जाइए। और हम लोग आज क्विज का ये 12वां नंबर सेट को डिस्कस करेंगे, जिसमें साइंस के क्वेश्चंस के सारे क्वेश्चंस को हम लोग देखेंगे। एक एक बार फटाफट करके सभी लोग जुड़ जाइए। और साइंस का जो पहला क्वेश्चन है वो आपका यहाँ पर है। रेडियो तरंग से आपसे क्वेश्चन पूछा गया है और रेडियो तरंग के क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं। तो रेडियो तरंग हमको पता है कि सबसे ऊपर हमारा आयनोस्फीयर जो होगा उसी में हमारा क्या होता है, रेडियो तरंग होता है। यानी कहने का मतलब है इस क्वेश्चन के अगर हम आंसर करेंगे 19 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, तो कहेंगे आयनोस्फीयर हो जाएगा। इसी में हमारा रेडियो तरंग जो हमारा यहाँ से रेडियो तरंग पृथ्वी के किस सतह से परावर्तित होती है, तो रेडियो तरंग हमारी आयनोस्फीयर से क्या होती है, परावर्तित होती है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। और अगर आपसे स्ट्रेटोस्फीयर की बात करता है तो इस स्फीयर की अगर हम बात करते हैं, इसको समताप मंडल कहते हैं। इसमें हमारा ओजोन लेयर होता है, इस पर ओजोन लेयर पाया जाता है। ध्यान रखेंगे, इसमें ओजोन लेयर पाया जाता है। और ओजोन लेयर क्या करता है, तो कहेंगे हार्मफुल गैसेस से क्या करता है, तो कहेंगे रुकता हार्मफुल, जितने भी हार्मफुल गैसेस होंगे सबको क्या करता है, ये आपका एब्जॉर्ब कर लेता है। और हार्मफुल गैसेस से पृथ्वी पर जितने भी जीव जंतु हैं सबको बचाता है। ध्यान रखेंगे। हार्मफुल गैसों से पृथ्वी की सभी हार्मफुल गैस नहीं, हार्मफुल रेडिएशन, हार्मफुल विकिरण की बात करते हैं। विकिरण से पृथ्वी की सभी जीव जाति को बचाता है। हार्मफुल जितने भी हमारे हार्मफुल रेडिएशन हैं उनसे बचाता है। और आपको पता है कि बीच में हमारा क्या होता था कि ओजोन लेयर का हमारा यहाँ पर ह्रास हो गया था। तो कहेंगे अगर ओजोन लेयर में अगर क्षय हुआ था तो वो किसके कारण, तो सीएफसी के कारण। ध्यान रखेंगे, ये सब क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। ओजोन लेयर का जो क्षय हुआ था, O3 लेयर के क्षय की बात करते हैं। O3 लेयर का जो क्षय होता है वो उसके किसके कारण क्षय होता है जनरली, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिसमें क्लोरीन इस पर अटैक करता है, उसके लेयर को क्या करता है, खत्म करता है। तो सीएफसी के कारण, ध्यान रखेंगे, क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी कि सीएफसी के कारण हमारा क्या होता है, कहेंगे क्षय होता है। और अगर ओजोन लेयर के क्षय होने से बचाना, इनको अगर प्रोटेक्शन देना है, इनको अगर बचाना, इनको प्रोटेक्शन देना है, तो इनको प्रोटेक्शन के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल लाया गया। याद रखेंगे, इसके लिए कौन सा प्रोटोकॉल, तो कहेंगे इसके लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल लाया गया। और अगर इस मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की बात करते हैं, ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब लाया गया, याद रखना 16 सितंबर 1987 को आपको ये प्रोटोकॉल लाया गया था, याद रखना। तो अगर ओजोन लेयर को क्षय होने से बचाना है यानी प्रोटेक्शन करना है, तो ये प्रोटोकॉल आपका कब लाया गया था, 16 सितंबर 1987 में। और ओजोन लेयर में जो क्षय होता है वो मेनली क्लोरोफ्लोरोकार्बन, चूंकि इस पर क्लोरीन का अटैक होता है। और ट्रोपोस्फीयर की बात करते हैं तो ये आपके पृथ्वी से सबसे ऊपर जैसे ही जाएंगे तो ट्रोपोस्फीयर आपको दिखाई देता है। और एक्सोस्फीयर सबसे बाहरी स्फीयर को कहते हैं। आगे चलते हैं मेरे दोस्त। अगला क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है और कह रहा है कि भौतिक राशि जो दिए हुए हैं, इस भौतिक राशि में से आपको एंगस्ट्रम जो होता है ये किसकी माप होती है। मेरे दोस्त आप सभी लोग जानते होंगे कि एक एंगस्ट्रम की अगर हम बात करते हैं तो एक एंगस्ट्रम का मतलब कितना, तो कहेंगे 10 के पावर -10 मीटर होता है। तो कहीं ना कहीं ये चीज आपको यहां पर आंसर्स के लिए इतना ही काफी हो जाता है। आपको यहां पर दे रखा है कि एक एंगस्ट्रम 10 के पावर -10 मीटर के बराबर होता है। मीटर किसका यूनिट होता है, दूरी का। मीटर किसका यूनिट होता है, कहेंगे दूरी का, डिस्टेंस का होता है। और इसीलिए हम कहते हैं ये डिस्टेंस का मेजरमेंट करते हैं। लेकिन वेवलेंथ की अगर बात करते हैं तो वेवलेंथ को भी हम लोग मीटर में मापते हैं। ध्यान रखना, आंसर वैसे हमारा यही होगा, क्योंकि वेवलेंथ की अगर हम बात करते हैं इसको हम लोग लैम्डा से दिखाते हैं
और लैम्डा का भी यूनिट किस में लिखते हैं, तो मीटर में लिखते हैं। या फिर लैम्डा को हम लोग किस में लिखते हैं, तो कहेंगे इसको हम लोग एंगस्ट्रम में लिखते हैं, ध्यान रखेंगे। इसीलिए वेवलेंथ जो होता है, एंगस्ट्रॉम जो होता है हमारे वेवलेंथ का क्या होगा, तो कहेंगे यहाँ पर यूनिट माना जाता है, इसी में इसको मेजरमेंट करके हम लोग लिखते हैं। बाद बाकी अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पर आवर्तकाल की अगर बात करते हैं, आवर्तकाल का मतलब क्या, काल, आवर्तकाल मतलब समय की माप के लिए, तो कहेंगे यहाँ पर टाइम पीरियड बोले या टाइम बोले, दोनों के लिए जो यूनिट होगा वो हमारा क्या होता है, कहेंगे यहाँ पर सेकंड में ही होता है। सेम वही चीज आपका समय की अगर बात करेगा तो कहेंगे इसके लिए भी हमारा यूनिट सेकंड ही होगा। और फ्रीक्वेंसी की अगर बात करते हैं तो इसका यूनिट क्या होगा, कहेंगे इसको हम लोग हर्ज कहते हैं, और हर्ज बराबर होता है 1 में सेकंड, और इसी को हम लोग सेकंड इनवर्स के नाम से भी हम लोग जानते हैं। ध्यान रखेंगे, अगर एंगस्ट्रम पाया जाता है, एंगस्ट्रम किस भौतिक राशि को एंगस्ट्रम में मापा जाता, पाया नहीं, मापा जाता है, तो एंगस्ट्रम हमारा 1 एंगस्ट्रम बराबर इतना, इसका मतलब ये दूरी का मात्रक है। इसमें से दूरी कौन है, तरंग दैर्घ्य, तरंग दैर्घ्य या तरंग की लंबाई, लंबाई को मापने के लिए हम लोग मीटर में मेजरमेंट करते हैं या फिर एंगस्ट्रॉम में, याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, सह कोशिकाएं जो कंपेनियन सेल है वो पाई जाती है। मेरे दोस्त आपको ध्यान से समझना पड़ेगा, एक हमारा क्या होता है, कहेंगे परमानेंट कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू होता है, और इसको हम लोग क्या बोलते थे, इसको हम लोग जटिल परमानेंट जटिल अस्थायी उत्तक के नाम से हम लोग जानते हैं। हिंदी में इसको क्या बोलेंगे, तो जटिल अस्थायी उत्तक के नाम से जानते हैं। और अगर जटिल अस्थायी उत्तक को क्या कहेंगे, तो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू बोलते हैं। इसमें दो चीज हैं, दो चीज में क्या क्या तो आप सबको पता होगा मेरे दोस्त, एक तो जाइलम होता है और दूसरा हमारा क्या होता है, कहेंगे यहाँ पर फ्लोएम। अगर नहीं पता है तो इसको जरूर याद रखेंगे। तो जाइलम की अगर हम बात करते हैं, जो जाइलम हमारा है और ये हमारा फ्लोएम है, तो जाइलम क्या करता है, जल में जो घुले हुए खनिज लवण होते हैं मिट्टी में, उसको पेड़ पौधों में पहुंचाने का काम करता है। और फ्लोएम का काम क्या करता है, फोटोसिंथेसिस के दौरान जो भोजन तैयार होता है उसको पूरे पेड़ पौधों में पहुंचाने का काम हमारा ये फ्लोएम करता है। लेकिन जाइलम भी 4 प्रकार के उत्तक से बना हुआ है और फ्लोएम भी 4 प्रकार के उत्तक से बना हुआ है। तो आपको कहना है कि फ्लोएम जो है ये 4 प्रकार के उत्तक से बना हुआ है, ये 4 प्रकार के ये 4 प्रकार के उत्तक से 4 प्रकार के उत्तक से बना हुआ है। ध्यान रखेंगे, ये 4 प्रकार के उत्तक से बना हुआ है, जिसको हम लोग फ्लोएम के नाम से जानते हैं। अगर इस 4 प्रकार की अगर हम बात करते हैं, कितने प्रकार, तो 4 प्रकार, इसी में आपका ये निकल करके आता है, इसी में आपका निकल करके आता है। सबसे पहला हम लोग कहेंगे तो यहाँ पर सीव ट्यूब का नाम जानते हैं। यहाँ पर हमारा कौन सा बात कहेंगे, ये सीव ट्यूब है। दूसरा हमारा क्या बात कहेंगे, कंपेनियन सेल है। दूसरा हमारा क्या कहेंगे, यहाँ पर कंपेनियन सेल है। और तीसरे की अगर हम बात करते हैं तो इसको हम लोग फ्लोएम फाइबर के नाम से जानते हैं। मेरे दोस्त ध्यान रखना, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग फ्लोएम फाइबर के नाम से जानते हैं। ये हमारा फ्लोएम फाइबर होगा। और नेक्स्ट की अगर हम बात करते हैं तो ये हमारा क्या बात कहेंगे, यहाँ पर हमारा ये फ्लोएम पैरेन्काइमा के नाम से जानते हैं। ये हमारा फ्लोएम पैरेन्काइमा के नाम से जानते हैं। ये हमारा फ्लोएम पैरेन्काइमा के नाम से जानते हैं। ये हमारा फ्लोएम पैरेन्काइमा होगा। तो ये 4 प्रकार के उत्तक से हमारा फ्लोएम बना हुआ होता है। इसीलिए आपसे जो क्वेश्चन पूछा है वो एकदम आसानी से आप आंसर कर सकते हैं। कंपेनियन सेल कही गई है, यानी कि आपको सह कोशिकाएं की बात हो रही है, तो कंपेनियन सेल तो हमारा यहाँ पर है, तो कंपेनियन सेल फ्लोएम का भाग है, इसलिए आंसर करेंगे ये फ्लोएम में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर आपके सी करेक्ट हो जाएंगे। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर चलिए ठीक है वो तो हमें, लेकिन जाइलम का भी सर हमें पता होना चाहिए। तो जाइलम भी 4 प्रकार के उत्तक से बना होता है, ये भी हमारे 4 प्रकार के टिश्यू से बना हुआ है। ये भी कितना, तो कहेंगे ये भी हमारा 4 प्रकार के टिश्यू से बना हुआ है। ये भी आपका 4 प्रकार के उत्तक से बना हुआ, ये भी 4 प्रकार के उत्तक से। तो 4 प्रकार में कौन कौन सा होगा, तो सबसे पहला अगर हम बात करते हैं यहाँ पर ट्रैकिड्स का, दूसरा अगर हम बात करते हैं यहाँ पर वेसल्स का, ट्रैकिड हो गया, वेसल्स हो गया। तीसरा हमारा क्या होगा, कहेंगे जाइलम फाइबर हो जाएगा। और अगर आप चौथे की बात करते हैं तो ये हमारा जाइलम पैरेन्काइमा होगा। ये हमारा जाइलन पैरेन्काइमा होगा। ये हमारा जाइलन पैरेन्काइमा होगा। ध्यान रखेंगे, ये 4 प्रकार के उत्तक से जाइलम और ये 4 प्रकार के उत्तक से फ्लोएम बना होता है। याद रखिएगा, ये निर्जीव उत्तक के नाम से जाइलम को भी हम लोग जानते हैं, याद रखेंगे, ठीक है। तो आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर हमारा क्या होता है, ए। अगर बात करते हैं जो स्किन है हमारा, त्वचा होता है, त्वचा का अगर बाहरी भाग को देखते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इपिडर्मिस बोलते हैं। अंदरूनी भाग को क्या कहते हैं, तो इंडोडर्मिस के नाम से हम लोग जानते हैं, ठीक है। तो डर्मिस जहां भी लगा हुआ है, इसका मतलब है मेरे दोस्त वो स्किन की बात कर रहा है, स्किन की बात कर रहा है। ये डर्मिस की अगर जहां कहीं भी बात हो रही है, इसका मतलब इंडोडर्मिस की बात कर रहा है। ये इंडोडर्मिस की बात करते हैं। तो ये त्वचा का अंदरूनी सतह है, ये त्वचा का बाहरी सतह, इसलिए बाह्य त्वचा, एकदम सिंपल है। लेकिन आपको याद रहना चाहिए मेरे दोस्त, अगर हम लोग स्किन की बात करते हैं,
अगर हम लोग स्किन की बात करते हैं तो ये स्किन हमारा जो होता है त्वचा, ये उत्सर्जी अंग माना जाता है। ये कैसा अंग है? ये उत्सर्जी अंग होता है। और उत्सर्जी अंग हम उसी को कहते हैं जिससे अपशिष्ट पदार्थ बाहर निकलते हैं। उत्सर्जी अंग हम उसी को कहते हैं जिससे अपशिष्ट पदार्थ क्या होगा कहेंगे, जिससे अपशिष्ट पदार्थ क्या होगा तो कहेंगे बाहर निकलता है, उसको हम लोग क्या कहेंगे, उत्सर्जी अंग के नाम से जानते हैं। जितने भी अंग हमारे क्या करेंगे तो यहाँ पर अपशिष्ट पदार्थ को बाहर करेंगे, उसको हम लोग उत्सर्जी पदार्थ के नाम से जानते हैं। अगला, ये तो हमारा क्वेश्चन नहीं है, पंचगंगा ये सब आप देख लेना। क्रेब्स चक्र हम बता देते हैं। तो क्रेब्स चक्र कहाँ संपन्न होती है मेरे दोस्त? क्रेब साइकिल जो होता है, यहां रखेंगे अगर हम लोग क्रेब साइकिल की बात करते हैं, अगर हम लोग क्रेब साइकिल की अगर हम बात करते हैं तो ये जो क्रेब साइकिल हमारा होता है ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंतर्गत होता है। कहां पर? ध्यान रखना, ये माइटोकॉन्ड्रिया में आपका होता है। माइटोकॉन्ड्रिया के अंतर्गत हमारा क्या होता है कहेंगे क्रेब साइकिल होता है। और इसी माइटोकॉन्ड्रिया में कहेंगे श्वसन की क्रियाएं होती है। इसी माइटोकॉन्ड्रिया में श्वसन क्रियाएं होती है, श्वसन क्रियाएं होती है, इसी माइटोकॉन्ड्रिया में श्वसन क्रियाएं होती है। और अगर इस श्वसन की क्रियाएं की बात करते हैं, इसी में श्वसन की क्रियाएं होती है, ध्यान रखना। अब अगर श्वसन की क्रियाएं होगी तो इसी से एटीपी का निर्माण होता है, इसी से एटीपी का निर्माण होता है। और अगर एटीपी की अगर हम बात कर लेते हैं तो एटीपी हमारा क्या कहेंगे, एनर्जी करेंसी होता है। इसको हम लोग एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में जानते हैं। इसको हम लोग एनर्जी करेंसी के नाम से भी जानते हैं। इसको हम लोग एनर्जी करेंसी के नाम से भी जानते हैं। ये एनर्जी करेंसी है, जिसको हिंदी में हम लोग क्या बोलेंगे, ऊर्जा मुद्रा के नाम से जानते हैं। ये ऊर्जा मुद्रा कहलाता है, ध्यान रखेंगे। तो आपको यहां पर ध्यान रखना, ये ऊर्जा मुद्रा कहलाता है, एनर्जी करेंसी के नाम से जानते हैं। तो एटीपी का निर्माण होता है। अब जाहिर सी बात है, जो एटीपी का निर्माण होता है हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में श्वसन के दौरान, ये लगभग 36 एटीपी का निर्माण होता है। इस 36 एटीपी में मैक्सिमम एटीपी का निर्माण यही हो जाता है जब ये ऊर्जा मुद्रा कहलाता है। इसको हम लोग पावर हाउस ऑफ सेल के नाम से भी जानते हैं, ध्यान रखेंगे। अगर हम बात करते हैं क्रैब साइकिल की बात करते हैं, अगर हम क्रैब साइकिल की बात करते हैं तो क्रैब साइकिल हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में होगा और माइटोकॉन्ड्रिया में श्वसन की क्रियाएं होगी जिसमें 36 एटीपी का निर्माण होता है। इसीलिए इतना एटीपी का निर्माण, इसलिए इसको हम लोग पावर हाउस ऑफ सेल के नाम से जानते हैं। इसीलिए हम लोग इसको पावर हाउस ऑफ सेल के नाम से जानते हैं। ये पावर हाउस ऑफ सेल कहलाता है, ये पावर हाउस ऑफ सेल के नाम से जानते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया इज द राइट आंसर। अगर हम लोग यहाँ पर बात करते हैं राइबोसोम का, तो राइबोसोम हमारा प्रोटीन का फैक्ट्री होता है कि इसी में प्रोटीन का निर्माण होता है। इसी में प्रोटीन का अगर निर्माण की अगर बात करता तो प्रोटीन का निर्माण कहां पर होगा तो कहेंगे ये राइबोसोम में होगा। इसलिए राइबोसोम को प्रोटीन का फैक्ट्री भी कहते हैं, उसी में प्रोटीन का संश्लेषण होता है। अगर हम लोग न्यूक्लियस की बात करते हैं तो न्यूक्लियस का खोज किसने किया था? सेल का न्यूक्लियस होता है, सेल के अंदर न्यूक्लियस। याद रखिएगा, न्यूक्लियस का जो खोज किया था इसका नाम याद रख लेना, इसको हम लोग ब्राउन कहते हैं, रॉबर्ट ब्राउन के नाम से जानते हैं। ये कैसा तो कहेंगे, ये हमारा रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस का खोज किया था। लाइसोसोम की अगर हम बात करते हैं तो ये केवल और केवल हमारा कहां पे तो कहेंगे एनिमल सेल में पाया जाता है। याद रखेंगे, प्लांट सेल में ये नहीं होता है। केवल और केवल लाइसोसोम एनिमल सेल में पाया जाता है। केवल एनिमल सेल में, केवल एनिमल सेल में पाया जाता है, जिसको हम लोग लाइसोसोम कहते हैं। और एनिमल सेल में अगर पाया जाता है तो इसको हम लोग सुसाइड बैग के नाम से भी जानते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो इसको हम लोग सुसाइड बैग के नाम से भी जानते हैं, जिसको आत्महत्या की थैली कहते हैं। तो जिसको हम लोग आत्महत्या की थैली के नाम से जानते हैं। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? तो इसको हम लोग आत्महत्या की थैली के नाम से जानते हैं, ध्यान रखना। इसको हम लोग आत्महत्या की थैली भी कहते हैं, इसको आत्महत्या की थैली के नाम से भी हम लोग जानते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं मेरे दोस्त, और अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है जीवन चक्र की दृष्टि से, कह रहा है कि जीवन चक्र यानी कि लाइफ साइकिल की बात कर रहा है। जीवन चक्र मेरे दोस्त कहने का मतलब है लाइफ साइकिल की बात कर रहा है की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग क्या होता है? तो पौधा में जो बीज होता है तो उसी से दूसरा पौधा बनता है। तो अगर हम लोग यहां पर बात करते हैं किसका, तो अगर जीवन चक्र की बात करते हैं, पौधे का जो सबसे महत्वपूर्ण अंग होता है उसका पुष्प होता है। कि फूल होगा तो फूल में बीज होगा, बीज से फिर दूसरा नया पौधा बन करके आता है। ये इंपॉर्टेंट है, इसका पार्ट है। अगला,
किसमें कोबाल्ट होता है। तो कोबाल्ट जो पाया जाता है ये विटामिन B12 में पाया जाता है, क्योंकि विटामिन B12 की अगर हम बात करते हैं इसको साइनो कोबालामिन के नाम से जानते हैं। इसको हम लोग साइनो कोबालामिन, ध्यान रखेंगे, इसको हम लोग साइनो कोबालामिन, साइनो कोबालामिन, ये हमारा क्या कहेंगे, ये विटामिन का नाम है साइनो कोबालामिन। अब साइनो कोबालामिन में कोबाला यानी कोबा, इसमें कोबाल्ट धातु पाया जाता है, इसमें आपका कोबाल्ट धातु पाया जाता है, कोबाल्ट धातु पाया जाता है, याद रखेंगे। तो कोबाल्ट धातु किसमें, तो कहेंगे इसमें। हीमोग्लोबिन का मतलब होता है मेरे दोस्त दो टर्म यहां पर, अगर हीम का मतलब होता है आयरन, हीम का मतलब होता है क्या, तो कहेंगे आयरन, आयरन को Fe से दिखाते हैं। और ग्लोबिन की अगर बात करते हैं तो ग्लोबिन का मतलब होता है प्रोटीन, इसका मतलब क्या होगा, कहेंगे इसका मतलब होता है प्रोटीन। तो अगर हमारे हीमोग्लोबिन में क्या होगा, कहेंगे आयरन का मात्रा होता है। अगर हम लोग विटामिन डी की बात करते हैं तो विटामिन डी में क्या होगा, कहेंगे इसमें कैल्शियम, या फिर विटामिन डी से कैल्शियम मिलता है, और विटामिन डी की कमी से क्या होता है, कहेंगे विटामिन डी की अगर किसी को कमी होता है तो इसकी कमी से क्या कहेंगे, दो तरह के डिजीज होंगे। विटामिन डी से क्या होगा, तो बच्चों में अगर डिजीज होता तो इसको रिकेट्स कहते हैं। बच्चों में कैसा डिजीज, तो कहेंगे इसको हम लोग रिकेट्स के नाम से जानते हैं। और वयस्क में अगर यही डिजीज जो अगर हो जाता है तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, तो इसको हम लोग ऑस्टियोमलेशिया के नाम से जानते हैं। इसको हम लोग ऑस्टियोमलेशिया, या फिर इसको हम लोग क्या कहेंगे, तो ऑस्टियोपोरोसिस के नाम से जानते हैं। इसको हम लोग ऑस्टियोपोरोसिस के नाम से जानते हैं। ये हमारा क्या कहेंगे, ऑस्टियोपोरोसिस के नाम से भी जानते हैं, ध्यान रखेंगे। अगर क्लोरोफिल की बात करते हैं, क्लोरोफिल में जो धातु पाया जाता है उसको कौन सा धातु कहेंगे, क्लोरोफिल के अंदर जो धातु होता है उसमें मैग्नीशियम धातु आपका यहाँ पर पाया जाता है, याद रखिएगा, इसमें मैग्नीशियम धातु पाया जाता है, धातु पाया जाता है। और ये क्लोरोफिल आपका फोटोसिंथेसिस में भाग लेता है। आगे चलते हैं, रिफ्लेक्स एक्शन का केंद्र जो अगर होता है तो वो हमारा कौन सा है, तो कहेंगे रिफ्लेक्स एक्शन का केंद्र कहाँ पे, तो कहेंगे स्पाइनल कॉर्ड को रिफ्लेक्स एक्शन, हमारा जो स्पाइनल कॉर्ड होता है ये रिफ्लेक्स एक्शन देता है। स्पाइनल कॉर्ड मतलब प्रतिवर्ती क्रिया देता है, जैसे कि आप जा रहे हैं, अचानक कोई चीज चुभ जाता है, शीशा या कांटा चुभ जाता है तो आप पैर को तुरंत खींचते हैं, वो इंफॉर्मेशन सबसे पहले अगर गल चुभता है तो वो इंफॉर्मेशन सबसे पहले कहां पर, स्पाइनल कॉर्ड में पहुंचता है। इसीलिए आप पैर को क्या करते हैं, तुरंत पीछे करते हैं, क्योंकि स्पाइनल कॉर्ड का कनेक्शन हमारे ब्रेन से भी होता है, ध्यान रखेंगे। तो सबसे पहले कहां पे, तो स्पाइनल कॉर्ड में, और तभी आप पैर खींचते हैं। इसलिए प्रतिवर्ती क्रिया अगर कोई देता है तो वो हमारा स्पाइनल कॉर्ड देता है, याद रखिएगा। और याद रखना जो स्पाइनल कॉर्ड होता है इसमें स्पाइनल नर्व होता है, इसमें क्या होगा, कहेंगे स्पाइनल नर्व होता है। और स्पाइनल नर्व कितना जोड़ा होता है, कहेंगे इसमें 31 जोड़ा होता है, याद रखना। स्पाइनल नर्व कितना जोड़ा, कहेंगे 31 जोड़ा होता है। और हमारे ब्रेन की अगर हम बात करते हैं तो हमारे ब्रेन में भी होता है नर्व, हमारे ब्रेन में होता है क्रेनियल नर्व के नाम से जानते हैं, इसको हम लोग क्रेनियल नर्व के नाम से जानते हैं, ये क्रेनियल नर्व होगा। और ब्रेन में जो क्रेनियल नर्व होगा ये कितना जोड़ा, तो याद रखिएगा ये 12 जोड़ा होता है, 12 जोड़ी होता है, ये 31 जोड़ा है। सेरेबेलम की अगर बात करते हैं तो ये हमारे पश्च मस्तिष्क का भाग है, ये कहाँ का, तो कहेंगे ये हमारा जो हाइंड ब्रेन है, पश्च मस्तिष्क की अगर हम बात करते हैं ये हमारा पश्च मस्तिष्क का भाग है, ये पश्च मस्तिष्क का क्या, तो कहेंगे ये भाग है। तो सेरेबेलम क्या करता है, शरीर के संतुलित बनाए रखता है, ध्यान रखेंगे, ये शरीर को क्या करता है, ये शरीर को संतुलित बनाए रखता है, ये शरीर को क्या करेगा, तो कहेंगे शरीर को संतुलित बनाए रखता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, तो यहाँ सेरेबेलम, ये हमारे ब्रेन का सबसे छोटा भाग है, याद रखना, ये ब्रेन का सबसे छोटा भाग, ब्रेन का सबसे छोटा भाग हमारा है, ब्रेन का सबसे छोटा भाग हमारा का सेरेबेलम होता है। और ब्रेन का सबसे बड़ा भाग कौन सा होगा, याद रखना, ब्रेन का सबसे बड़ा भाग अगर आपसे पूछ लेता है तो ब्रेन का सबसे बड़ा भाग क्या होगा, तो कहेंगे सेरेब्रम होता है, ये आपका सेरेब्रम है और ये आपका सेरेबेलम है। तो ये सेरेबेलम और ये सेरेब्रम है, सेरेब्रम और सेरेबेलम है। तो यहाँ पर सबसे बड़ा भाग, सोचने समझने की शक्ति इसी में मिलती है, इसी में आप कहेंगे कि सोचने समझने की जो शक्ति है, सोचने समझने की जो शक्ति है मेरे दोस्त, वो कहाँ से मिलती है, तो कहेंगे वो आपके सेरेब्रम से मिलता है। और हमारे ब्रेन का सबसे बड़ा भाग यही होता है जो कि हमारे अग्र मस्तिष्क का भाग है। ये किसका, तो कहेंगे ये हमारे अग्र मस्तिष्क का भाग होता है, इसको हम लोग अग्र मस्तिष्क का ये क्या, तो कहेंगे भाग है। अग्र मस्तिष्क कहने वाला हमारे फोर ब्रेन का ये पार्ट होता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं मेरे दोस्त, और अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। रक्त में नहीं पाई जाती है, तो ब्लड में आयरन तो होता है, ब्लड में कैल्शियम भी होगा, सोडियम भी होगा, आयरन भी होगा, लेकिन ये सब तो हमारा ब्लड में, मैग्नीशियम नहीं होता, ब्लड में नहीं होता मैग्नीशियम, ये आंसर होगा। मैग्नीशियम कहाँ पे, तो कहेंगे फोटोसिंथेसिस के लिए क्लोरोफिल में मैग्नीशियम धातु पाया जाता है, याद रखना। कौन सा कोशिकांग केवल पादप कोशिका में, केवल और केवल पादप कोशिका में पाया जाता है, तो आप कहेंगे कोशिका भित्ति, वैक्यूल्स और प्लास्टिड, ये तीनों में आंसर हो जाएगा। लेकिन याद रखना मेरे दोस्त, ये जो लवक होता है हमारा, ये जो हमारा लवक होता है, मैं इसकी अगर बात करना चाहता हूं तो अगर प्लास्टिड की मैं बात करना चाहता हूं, लवक,
तो इस लवक में अगर हम बात करना चाहते हैं, इसका अपना डीएनए होता है, याद रखना, इसका अपना खुद का डीएनए होता है, इसका अपना डीएनए होता है, और डीएनए प्रोटीन का बना होता है। डीएनए इसका अपना डीएनए प्रोटीन का बना होता है। डीएनए किसका, तो कहेंगे डीएनए जो होता है ये किसका, तो कहेंगे ये प्रोटीन का बना होता है। डीएनए किसका, तो कहेंगे डीएनए यहाँ पर प्रोटीन का बना होता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पर बात करते हैं वैक्यूल्स का। तो वैक्यूल्स को रसधानी के नाम से भी जानते हैं, इसको हम लोग रसधानी भी कहते हैं, वैक्यूल्स को रसधानी भी कहते हैं। और जो वैक्यूल्स होता है इसी में क्या कहेंगे, फूड का स्टोरेज होता है। जो कुछ भी प्लांट क्या करता है, स्टार्च के रूप में भोजन को अपने स्टोर करने का काम करता है, तो इसी में करता है। तो प्लांट क्या करता है, तो ध्यान रखना, प्लांट स्टार्च के रूप में, प्लांट स्टार्च के रूप में, स्टार्च के रूप में, प्लांट स्टार्च के रूप में, स्टार्च के रूप में पौधों में भोजन संग्रह करता है, पौधों में भोजन संग्रह करता है, तो वो रसधानी में करता है, जिसको हम लोग वैक्यूल्स कहते हैं। कोशिका भित्ति आप सेल वॉल जानते ही होंगे। अगला, फेफड़ों को ढकने वाला जो आवरण होता है वो क्या कहलाता है, तो फेफड़ा को अगर ढकेगा यानी हार्ट को, तो पेरिकार्डियम होगा। पेरिटोनियम जो होता है ये कहाँ का, तो कहेंगे ये हमारा पेरिटोनियम, हमारा क्या तो कहेंगे ये बाहरी झिल्ली है। पेरिटोनियम क्या तो कहेंगे ये भी बाहरी झिल्ली है, लेकिन ये किसका, तो कहेंगे किडनी की बाहरी झिल्ली है। किसका, तो कहेंगे ये किडनी की बाहरी झिल्ली। ध्यान रखेंगे, ये किडनी जो कि उत्सर्जी अंग होता है, ये किडनी की बाहरी झिल्ली। और किडनी का काम क्या होता है, क्योंकि किडनी का जो काम होता है ये हमारा ब्लड को फिल्टर करने का काम करता है। यहाँ रखेंगे ब्लड फिल्ट्रेशन करता है। ये क्या करेगा, तो कहेंगे ये ब्लड फिल्ट्रेशन करता है, ब्लड को फिल्टर करने का काम करता है। अगर हम बात करते हैं प्लूरा का, तो मेरे को याद रखना है कि प्लूरा जो होता है ये हमारा किसका, तो कहेंगे ये बाहरी आवरण होगा लंग्स का, फेफड़ा का। सॉरी, यहाँ पर फेफड़ा बोला गया था, ये हार्ट का होता है। आंसर ये नहीं होगा मेरे दोस्त, यहाँ पर इसको सही कर लेना। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर फेफड़ा का, तो फेफड़ा का ये नहीं होगा, फेफड़ा का आंसर प्लूरा होता है। तो प्लूरा जो होता है ये लंग्स की बाहरी आवरण है। ध्यान रखेंगे, ये फेफड़ा का, ध्यान रखना मेरे दोस्त, ये क्या तो कहेंगे ये फेफड़ा का बाहरी झिल्ली है। ये फेफड़ा का बाहरी झिल्ली या फेफड़ा की बाहरी आवरण कहिए तो ज्यादा सही है। फेफड़ा का बाहरी झिल्ली या बाहरी आवरण। तो फेफड़ा का बाहरी जो झिल्ली होती है उसको प्लूरा के नाम से जानते हैं। और फेफड़ा में क्या होता है, कहेंगे फेफड़ा में गैस एक्सचेंज होता है, इसी में गैस एक्सचेंज होता है। और गैस जब एक्सचेंज होगा फेफड़ा में, तो ये CO2 गैस किस में परिवर्तित होगा, कहेंगे O2 में परिवर्तित हो जाता है, इसीलिए कहते हैं। और अगला दे रखा है इसमें सिरोसा। तो अगर सिरोसा की बात करते हैं तो ये भी क्या, तो कहेंगे ये भी बाहरी झिल्ली है। ये सिरोसा भी क्या, तो कहेंगे ये भी बाहरी झिल्ली है। और अगर हम लोग सिरोसा की बात करते हैं तो जितने भी हमारे बाहरी झिल्ली, स्टोमक का जो भी हमारा पार्ट होता है, स्टोमक की बात करते हैं, किसकी, तो स्टोमक की बात करते हैं। स्टोमक में हमारा क्या होगा, कहेंगे छोटी आंत बड़ी आंत सब आता है। तो स्टोमक की बाहरी झिल्ली जो होती है उसको हम लोग सिरोसा के नाम से जानते हैं, ठीक है। और पेरिकार्डियम जो होता है ये हमारे हृदय की बाहरी झिल्ली होती है। ध्यान रखना, ये क्या है, तो कहेंगे ये हमारा हृदय की हम बात करते हैं, तो ये हृदय की बाहरी झिल्ली है। तो हृदय की जो बाहरी झिल्ली होगी, हृदय की जो बाहरी झिल्ली, उसकी हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग पेरिकार्डियम के नाम से जानते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है कि दांत का शिखर जो होता है वो हमारा किसका बना होता है। मेरे दोस्त, दांत जो होता है हमारा कुछ इस स्ट्रक्चर का होता है। ये दांत हमारा कुछ इस स्ट्रक्चर का होता है। ये दांत इस तरह से निकला हमारा होता है। इसके ऊपर में ये वाला जो शेप होता है इसको हम लोग डेंटाइन कहते हैं। और यहाँ ये वाला जो होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एनामेल कहते हैं। बाहर वाला जो है इसको एनामेल कहते हैं। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, तो इसको हम लोग एनामेल कहते हैं। ये एनामेल हो गया। और इसको हम लोग क्या कहेंगे, तो इसको हम लोग डेंटाइन के नाम से जानते हैं। ये क्या होगा, कहेंगे इसको हम लोग डेंटाइन के नाम से जानते हैं। और इस तरह से तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि इस दांत का शिखर, दांत का जो शिखर है, शिखर मतलब ये वाला, ये किसका बना होता है, एनामेल का बना होता है। ध्यान रखेंगे। अगर हम लोग बात करते हैं उपास्थि का, तो उपास्थि हमारा क्या होता है, इंग्लिश में इसको हम लोग कार्टिलेज के नाम से जानते हैं। ये क्या, तो कहेंगे ये हमारा कार्टिलेज हमारा उपास्थि होता है। और कार्टिलेज कैसा होगा मेरा दोस्त, याद रखना, ये कार्टिलेज की अगर बात करते हैं तो ये लचीला होता है। कार्टिलेज कैसा होगा, कहेंगे लचीला होता है। ये कान की हड्डी होती है कार्टिलेज। और याद रखना, जो लचीला हमारा ये उपास्थि है, ये हमारा संयोजी ऊतक भी कहलाता है। याद रखना, ये कनेक्टिव टिश्यू है, इसको हम लोग कनेक्टिव टिश्यू के नाम से जानते हैं। इसको हम लोग कनेक्टिव टिश्यू के नाम से जानते हैं। और कनेक्टिव टिश्यू कहने का मतलब है इसको संयोजी ऊतक भी हम लोग कहते हैं। मेरे दोस्त, इसको संयोजी ऊतक, हिंदी में क्या बोलेंगे, संयोजी ऊतक। लेकिन और भी संयोजी ऊतक है, जैसे कि ब्लड भी है हमारा, याद रखना, ब्लड है हमारा, बोन भी है हमारा। यहाँ पर कार्टिलेज की बात करते हैं, यहाँ पर कार्टिलेज की बात करते हैं। यहाँ पर अगर हम लोग लिम्फ की बात करते हैं, ये सब हमारे क्या तो कहेंगे यहाँ पर, तो ये सब एडिपोज टिश्यू की बात करते हैं। ये एडिपोज टिश्यू की बात करते हैं। ये सब के सब क्या है, तो कहेंगे सब के सब संयोजी ऊतक में आता है। ये सब के सब संयोजी ऊतक में आता है। इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। यहाँ पर काइटिन अगर बात करते हैं, ये काइटिन है, तो काइटिन की बात करते हैं, तो काइटिन क्या होता है, कहेंगे कवक की कोशिका भी थी काइटिन की। ध्यान रखना,
कवक की कोशिका भित्ति में बात कर रहा हूं। कवक की कोशिका भित्ति कैटिन की बनी होती है। कवक की कोशिका भित्ति कैटिन की बनी होती है। लेकिन याद रखना, सभी हरे पेड़ पौधों की मैं बात कर रहा हूं। सभी हरे पेड़ पौधों की मैं बात कर सभी हरे पेड़ पौधों की मैं बात कर रहा हूँ। सभी हरे पेड़ पौधों की सभी हरे पेड़ पौधों की जो कोशिका भित्ति होती है, इनकी जो कोशिका भित्ति होती है, सभी हरे पेड़ पौधों की जो कोशिका भित्ति यानी सेलवाल की मैं बात कर रहा हूँ, कोशिका भित्ति सेलुलोज का बना होता है। ये किसका तो कहेंगे, ये सेलुलोज फाइबर का बना होता है। ये सेलुलोज फाइबर का बना होता है। ये सेलुलोज फाइबर का बना होता है, याद रखना। केवल और केवल काइटिन जो होता है ये कोशिका भित्ति है। कवक की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। बाद बाकी सब के सब हमारा यहाँ पर क्या होगा तो कहेंगे सेलुलोज का होता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, इजी क्वेश्चन था, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आगे चलते हैं। अगला, मानव की सबसे बड़ी पाचक ग्रंथि, डाइजेस्टिव ग्लैंड, सबसे बड़ी ग्रंथि हमारा लीवर होता है। सबसे छोटी ग्रंथि कौन सा होगा? सबसे बड़ी ग्रंथि हमारा क्या होता है कहेंगे यहाँ पर, सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सा होता है कहेंगे यहाँ पर लीवर होगा। नहीं, ध्यान रखना, सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि अगर बोलता है तो कहेंगे थायराइड ग्लैंड होता है। याद रखना, छोटे छोटे क्वेश्चन आपके सामने निकल करके आता है। और याद रखना मेरे दोस्त, अगर हम लोग अग्न्याशय की बात करते हैं, इसको पैंक्रियाज कहते हैं। ये पैंक्रियाज हमारा मिश्रित ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग मिश्रित ग्रंथि के नाम से जानते हैं। ये मिश्रित ग्रंथि होगा। और मिश्रित ग्रंथि क्यों कहते हैं? क्योंकि हमारा एंजाइम और हार्मोन दोनों का सिक्रेशन करता है। ये हमारा एंजाइम तथा हार्मोन, एंजाइम तथा हार्मोन दोनों का सिक्रेशन करता है। ये एंजाइम का भी सिक्रेशन करेगा और साथ ही साथ हार्मोन का भी सिक्रेशन करता है, इसीलिए इसको मिश्रित ग्रंथि के नाम से हम लोग जानते हैं। इसी में पैंक्रियाज के अंदर जो जूस बनता है उसको हम लोग पैंक्रियाटिक जूस के नाम से जानते हैं, जिसको आग्नेयाशय रस कहते हैं। और उसी में ये एंजाइम्स वगैरह हमारे क्या होते हैं, मौजूद होते हैं। और स्टोमक में हमारा क्या होता है कि प्रोटीन की पाचन जो होती है वो हमारे स्टोमक से ही शुरू होता है। और स्टोमक के अंदर ही हमारा क्या होता है कहेंगे, स्टोमक जो होते हैं छोटी आंत बड़ी आंत, छोटी आंत में भोजन का संपूर्ण पाचन होगा। छोटी आंत भी 3 भाग में होते हैं और बड़ी आंत भी 3 भाग में, लेकिन बड़ी आंत में भोजन का पाचन नहीं होता है। बड़ी आंत में केवल और केवल क्या होता है कहेंगे, जल का अवशोषण होता है। और किडनी आपको पता है कि ये उत्सर्जी अंग है। और किडनी में क्या होगा कहेंगे, ब्लड वगैरह का फिल्ट्रेशन होता है, यूरिया को छान करके बाहर कर लिया जाता है। आगे चलते हैं मेरे तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला है कि वायुमंडल में निम्नलिखित में से कौन सा उत्सर्जन अम्लीय वर्षा कराता है? अगर आपको अम्लीय वर्षा की बात करता है तो अम्लीय वर्षा की बात करते हैं, इसको हम लोग इंग्लिश में एसिड रेन कहते हैं। ये हमारा क्या कहेंगे, एसिड रेन है। अब क्या होगा, जैसे कि हमारा जैसे बारिश होती है तो H2O है। हमारे एनवायरमेंट में क्या होता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस है। ये क्या करेगा, इसके साथ प्रतिक्रिया करके ये क्या बना लेता है, यहाँ पे HNO3 का निर्माण कर लेता है। दूसरी बात है, अगर हमारे एनवायरमेंट में जब बारिश होती है तो पानी होता है, और क्या हमारे एनवायरमेंट में क्या होगा कहेंगे, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड होता है। ये इसके साथ प्रतिक्रिया करके H2SO4 का निर्माण कर लेता है। यहाँ पर जो आप नाइट्रिक एसिड या सल्फ्यूरिक एसिड आप देख पा रहे होंगे, ये दोनों के दोनों क्या तो कहेंगे, ये एसिड रेन का कागज, ये एसिड रेन करवाता है यही। और इसी एसिड रेन से क्या होगा, पतझड़ यानी कि आ जाती है, पत्तियां वगैरह जितने भी हरे पेड़ पौधे होते हैं उनकी पत्तियां वगैरह क्या होती है, इसी खराब होती है। तो अम्लीय वर्षा किसके कारण, तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर, ये दोनों गैसेस हमारे एनवायरमेंट में प्रेजेंट है। जब बारिश होती है तो उसके साथ मिलकर के रिएक्शन करके ये एसिड रेन का फॉर्मेशन कर देता है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है 24 ओम के 6 प्रतिरोध समानांतर क्रम में संयोजित किया गया तो प्रत्येक का प्रतिरोध कितना होगा? मेरे दोस्त, अगर आपसे बोलेगा कि मान लेते हैं कि जैसे कि इसको एकदम ध्यान में रखना जो हम आपको बताने वाले हैं। जैसे मान लेते हैं कि R1 इक्वल टू R2 इक्वल टू मान लेते हैं कि R3 इक्वल टू डॉट डॉट ऐसे करके हम, और इस तरह से हमारे टोटल इतने हैं। तो यहाँ पर नंबर ऑफ रेजिस्टेंस हमारा इस तरह से जा रहा है। अगर मान लेते हैं इतने नंबर ऑफ रेजिस्टेंस है जो कि हमारा n तक हमारा गया, यहाँ पर n नंबर ऑफ रेजिस्टेंस 1 2 3 से लेकर के n तक है। अगर आपसे बोलेगा कि पैरेलल की बात करें और सारे रेजिस्टेंस आपस में बराबर है, अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, तो पैरेलल। पहले हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर, हम लोग यहाँ पर एक बार सीरीज को देखेंगे, एक बार हम लोग पैरेलल को देखेंगे। तो अगर हम श्रेणी क्रम की बात करते हैं, श्रेणी क्रम की बात करते हैं, इसको हम लोग सीरीज कॉम्बिनेशन के नाम से जानते हैं। इसके शॉर्टकट फॉर्मूला जिसको हम यहाँ पर लिख देते हैं, अगर सीरीज में जुड़ा हुआ सभी के प्रतिरोध अगर बराबर है तो टोटल प्रतिरोध जो हमारा इक्विवेलेंट होगा वो हम लोगों को क्या हो जाएगा कहेंगे, ये n इंटू आर हो जाएगा, n इंटू आर हो जाएगा। आर क्या है, जिसमें नंबर ऑफ प्रतिरोध, n क्या तो नंबर ऑफ प्रतिरोध है, आर क्या तो किसी एक प्रतिरोध का मान है, ठीक है। लेकिन अगर यही चीज अगर मान लेते समानांतर क्रम में अगर हम लोग देखते हैं, कहां पे, यही चीज अगर हम लोग समानांतर क्रम की अगर हम बात करते हैं, समानांतर क्रम को हम लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन कहते हैं। ये हमारा कैसा है तो कहेंगे इसको हम लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन के नाम से जानते हैं। ये हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है। और अगर हम लोग समानांतर क्रम से पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात करेंगे तो यहां पर अगर हम बात करते हैं कि अगर रेजिस्टेंस का मान बराबर होता है R1 R2 इक्वल टू R3 इक्वल टू डॉट डॉट डॉट, यहाँ पर
Rn तक अगर जाता है, सभी रेजिस्टेंस आपका आपस में बराबर है, तो टोटल रेजिस्टेंस जो इक्विवेलेंट होता है ये हमारा कितना होगा, तो कहेंगे एक रेजिस्टेंस डिवाइड बाय नंबर ऑफ प्रतिरोध से डिवाइड कर देते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा गया समानांतर क्रम में और 6 प्रतिरोध 24 ओम का ही है, इसका मतलब सभी प्रतिरोध बराबर है और ये समानांतर क्रम में, तो फॉर्मूला ये लगेगा। इसीलिए इस क्वेश्चन का अगर हम लोग सॉल्यूशन करेंगे तो इस क्वेश्चन को सॉल्यूशन करने के लिए इतना ओम का 6 प्रतिरोध हम लोग डायरेक्ट फॉर्मूला आर इक्विवेलेंट का लगा देंगे, आर बाय एन। इस समानांतर क्रम के लिए एक प्रतिरोध का इतना और कितना, तो कहेंगे यहाँ पर 6 प्रतिरोध, एक प्रतिरोध इतना, तो यहाँ पर 6 से डिवाइड कर देंगे, टोटल कितना, तो कहेंगे 4 ओम आ गया। टोटल रेजिस्टेंस का मान कितना, कहेंगे 4। वैसे भी आप जानते हैं जब पैरेलल में जोड़ते हैं तो टोटल प्रतिरोध का मान घटता है, जब सीरीज में जोड़ते हैं टोटल प्रतिरोध का मान बढ़ता है। यहाँ पर कितना घट करके होगा, तो कहेंगे 4 ओम हो गया। ठीक है, याद रखना, ये दोनों फॉर्मूला याद रखना, इसको और इसको। अगला है कि भारत में घरेलू डोमेस्टिक उपयोग के लिए जो विद्युत आपूर्ति होती है 220 वोल्ट और 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी पर डिफाइंड होता है। अगर बल्ब भी आप खरीद के लाते हैं तो उस पर जो रेटेड वोल्टेज होता है 220 वोल्ट, ये आरएमएस वैल्यू होता है, याद रखना। हम लोग अगर मार्केट से क्या खरीद के लाते हैं, बल्ब लाते हैं खरीद करके, उस बल्ब पर देखना मेंशन क्या रहता है, 220 वोल्ट रहेगा और हमारा 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी होती है। तो ये जो हमारा 220 वोल्ट होता है ये कैसा वोल्टेज, कहेंगे आरएमएस वैल्यू है। ये कैसा वैल्यू है मेरा दोस्त, कहेंगे ये हमारा आरएमएस वैल्यू होता है, ध्यान रखना। यदि ध्वनि तरंग की आवृत्ति दे रखा है इतना, तो आवर्तकाल कितना होगा, तो देखो आवृत्ति और आवर्तकाल का फॉर्मूला होता है 1 अपॉन में आवर्तकाल, और आपको दे रखा है यहाँ पर क्या, तो कहेंगे यहाँ पर फ्रीक्वेंसी दे रखा है, आवर्तकाल पूछा है, टी पूछा है, तो 1 अपॉन में फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी आपको 100 दे रखा है, इसका मतलब है इतना सेकंड आपका हो जाएगा, क्योंकि आवर्तकाल की यूनिट सेकंड में होता है। तो आंसर करेंगे ए। अगला क्वेश्चन है प्रकाश विद्युत फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में सबसे पहले अगर बताया था, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का घटना कहाँ, तो सोलर सेल में देखने को मिला था। कहाँ पर, यहाँ पर सोलर सेल में देखने को मिला था। और सोलर सेल जो बना होता है ये हमारा सिलिकॉन का बना होता है, सेमीकंडक्टर का बना होता है, सिलिकॉन और जर्मेनियम से मिलकर के बनता है, सिलिकॉन और जर्मेनियम का इस्तेमाल करते हैं। ये सबसे पहले आइंस्टीन ने खोजा था और वहीं से ये निकल करके आया था E=mc² वाला रिलेशन, और ये एनर्जी इमिट करता था। हमारा सी जो है स्पीड ऑफ लाइट है। मैक्सवेल की अगर हम बात करते तो इन्होंने क्या कॉन्सेप्ट दिया था, कहेंगे ये चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा होती है उसको प्राप्त करने के लिए चुंबकीय, ध्यान रखना, चुंबकीय क्षेत्र नहीं, चुंबकीय क्षेत्र नहीं, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताने के लिए, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताने के लिए मैक्सवेल ने दिया था। और मैक्सवेल का जो रूल था उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉर्क स्क्रू रूल के नाम से जानते हैं। इसको हम लोग कॉर्क स्क्रू रूल के नाम से जानते हैं, और कॉर्क स्क्रू रूल को हम लोग मैक्सवेल का राइट हैंड रूल के नाम से भी जानते हैं। ये फ्लेमिंग नहीं है, राइट हैंड रूल हमारा था। रदरफोर्ड ने अल्फा स्कैटरिंग करके नाभिक का खोज कर दिया था। तरह से आगे चलते हैं। नेक्स्ट, रंगीन टीवी की बात करते हैं। रंगीन टीवी में हमारा प्राइमरी कलर इस्तेमाल होता है। कैसा कलर, तो कहेंगे इसमें हमारा प्राइमरी कलर इस्तेमाल होता है। अगर हम लोग प्राइमरी कलर की अगर बात करते हैं तो प्राइमरी कलर हमारा कौन सा होगा, तो कहेंगे रेड ब्लू ग्रीन हमारा प्राइमरी कलर होता है। रेड ब्लू ग्रीन हमारा प्राइमरी कलर होगा। और सेकेंडरी कलर की अगर हम बात करते हैं तो ये सेकेंडरी कलर हमारा कौन सा होगा, तो कहेंगे अगर हम सेकेंडरी कलर की बात करते हैं, सेकेंडरी कलर हमारा कौन सा होगा, कहेंगे येलो, मैजेंटा और हमारे क्या कहेंगे सियान, 3 कलर होंगे। लेकिन अगर हमारे रंगीन टीवी में जो कौन सा कलर दिखाए जाते हैं तो उपयोग रहता है रेड ब्लू ग्रीन, यानी प्राइमरी कलर का इस्तेमाल होता है। तो प्राइमरी कलर हमारा रेड ब्लू ग्रीन होता है और यही आंसर हो जाएगा। तो कहेंगे रेड ब्लू ग्रीन यानी कि नीला, हरा और लाल हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारा डायोड जो होता है हमारा कितने दिशा में धारा है। अगर आपको डायोड की बात करता है तो डायोड हमारा मेन काम क्या करता है, तो कहेंगे डायोड हमारा एसी को डीसी में बदलता है। एसी को क्या करेगा, तो डीसी में। और अगर डायोड को ही मिलाकर के क्या बनाया, तो कहेंगे हमारा डायोड को मिलाकर के रेक्टिफायर बनाया जाता है, याद रखिएगा। तो अगर हम बात करते हैं ये केवल एक ही दिशा में जाता है और डायोड आप देखेंगे डायोड का ये सिंबल होता है। ये किसका सिंबल है, तो कहेंगे ये डायोड का सिंबल होता है। ये सिंगल डायरेक्शन में आगे की ओर बढ़ता है, तो केवल एक ही दिशा में हमारा सप्लाई करता है। चुंबकीय क्षेत्र रेखा कि किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु को क्या बताता है। अगर मान लेते हैं कि ऐसा कोई रेखा है और इस पर अगर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा अगर देखना होगा, मान लेते हैं कि इस पॉइंट पर देखना होगा, तो इस पर टेंजेंट लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दिखाता है। तो चुंबकीय क्षेत्र रेखा के किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु को क्या बताता है, तो कहेंगे उस बिंदु पर यहाँ पर क्षेत्र की दिशा को बताता है, क्षेत्र पर लगने वाले बल को बताता है, क्षेत्र की प्रबलता को बताता है। तो आप आंसर करेंगे इस क्वेश्चन का क्या, तो कहेंगे 60 नंबर जो क्वेश्चन है इस क्वेश्चन के आंसर हमारे क्या हो जाएंगे, यहाँ पर क्षेत्र की दिशा को बताता है, यानी ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को बताता है। ये क्या, तो कहेंगे यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड, ध्यान रखना मेरे दोस्त, ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन को बताता है। और मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वो कहाँ से निकल करके आता है, तो कहेंगे ये हमारा मैक्सवेल का कॉर्क रूल से भी निकल करके आता है। तो ये क्षेत्र की दिशा अगर प्राप्त करना होगा तो हम लोग क्या करेंगे, किसी भी चुंबकीय बल रेखा पर एक टेंजेंट लाइन ड्रॉ करेंगे और टेंजेंट लाइन का जो डायरेक्शन होगा वही क्षेत्र की दिशा भी होगी।
अगला क्वेश्चन है 500 केजी का 5 केजी का दो पत्थर है, एगो 500 केजी का पत्थर, निर्वात की बात हो रही है, और 5 केजी का हमारा है। तो दो पत्थर है, एगो हमारा 500 केजी का है और एक बेचारा हमारा 5 केजी का है। ये 5 केजी का पत्थर, ये हमारा 500 केजी का पत्थर। अब दोनों पत्थर को कह रहा है कि निर्वात में गिराया गया, दोनों निर्वात बोला गया, वैक्यूम में गिराया गया, और कह रहा है कि दोनों को एक साथ 100 मीटर की ऊंचाई से गिराया गया है, तो क्या होगा। अगर ऊंचाई मान लेते हैं यहां से लेकर के यहां तक, इसके लिए चाहे इसके लिए अगर हाइट देखते हैं, अगर ये हाइट दोनों के लिए मान लेते हैं सेम है, अगर मान लेते कि ये हाइट और ये हाइट यहां से लेकर के यहां तक की जो हाइट है, ये वाला हाइट, अगर मान लेते ये हाइट अगर 100 है, ये हाइट अगर 100 मीटर है, तो ये भी हाइट यहां पर कितना देंगे 100 मीटर। मेरे दोस्त, जब कभी भी आपसे बोलता है कि निर्वात में इस तरह के पत्थर को गिराया गया, और गिराया गया अगर बोल रहा है, इसका मतलब अपने आप गिर रहा है। जब तक क्वेश्चन में बोल देता कि इतना वेग से गिराएगा, तब तक हम लोग यू का मान वेग मानते रहेंगे 0। अगर ये क्वेश्चन में बोला कि गिराया गया, अपने आप गिर रहा है, स्वतः गिर रहा है, फिसल कर गिर रहा है, गिराया गया, जब तक क्वेश्चन में ये नहीं बोल दे कि इतना मीटर पर सेकंड से गिराएगा, तब तक यू का मान 0 मानना। अगर यू का मान 0 हो जाएगा, तो यहां से यहां पहुंचने में, धरातल पर पहुंचने में जो टाइम लगता है मेरे दोस्त, इन दोनों केस में धरातल पर पहुंचने में, जो धरातल हमारा है, ये धरातल हमारा है, यानी कि यहां पर पहुंचने में, चाहे इसको यहां पर पहुंचने में जो समय लगेगा, तो अगर हम बात करते हैं धरातल पर पहुंचने में जो समय लगेगा, वो कितना लगेगा, ये दोनों के केस में बराबर लगेगा, क्योंकि टाइम का फॉर्मूला √2h/g लगेगा। अगर इस फॉर्मूला का आप इस्तेमाल करते तो यू का मान अगर 0 होगा, हाइट दे रखा है, हाइट ये यहां से लेकर के यहां तक है, ये हाइट आपको दे रखा है, यहां से लेकर के यहां तक है, ये हाइट दे रखा है। अगर हाइट दे रखा तो टाइम इतना ही लगेगा। टाइम को द्रव्यमान से कोई मतलब नहीं, देखिए टाइम वाले फॉर्मूला में कहीं द्रव्यमान नहीं है, तो टाइम को कोई मतलब नहीं है। निर्वात में अगर गिराया गया, इतना और इतना वजन का भी है, अगर यू का मान 0 है तो टाइम उतना ही लगेगा। कितना लगेगा, तो टी इक्वल टू √2h/g लगेगा। इसका मतलब दोनों वस्तु एक साथ साथ पहुंचेगी, क्योंकि दोनों वस्तु का हाइट सेम है, दोनों वस्तु का हाइट सेम है, दोनों पे जी बराबर काम करेगा, तो टाइम भी बराबर लगेगा। आंसर अगला है, इथिलीन की जो आकृति हो तो समतलीय होती, यानी कि प्लेनर होता है। ये कैसा बात कहेंगे, ये प्लेनर होता है, क्योंकि इथिलीन जो हमारा होता है, इथिलीन की अगर हम बात करते हैं तो इथिलीन का जो स्ट्रक्चर होता है वो हमारा कैसा होता है, sp2 हाइब्रिडेशन होता है, और ये समतलीय होता है, ट्रेंगुलर। अगला क्वेश्चन है कि आयरन दे रखा है आपका कितना, तो कहेंगे Fe3+ दे रखा है, और Fe3+ से क्या बन रहा है, तो आप कहेंगे Fe3+ से क्या बन रहा है, तो यहां पर Fe2+ बन रहा है। तो आप देखिए इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है अगेन, तो 3+ है, इसका मतलब 3 इलेक्ट्रॉन कमी है। आयरन में 3+ है, इसका मतलब 3 इलेक्ट्रॉन की कमी है। यहां पर आयरन में 2+ है, इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है। जब इलेक्ट्रॉन किसी भी मेटल से बाहर निकलता है तो उसमें प्लस आयंस आता है, और अगर किसी ऊपर चढ़ जाता है एक्स्ट्रा तो उस पर माइनस आयन आ जाता है। इसका मतलब इन दोनों में से इलेक्ट्रॉन निकला है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या की 3 की कमी है, इसमें 2 की कमी है। अगर इससे इसमें गया है, इसमें इलेक्ट्रॉन का, इसका मतलब गेन हुआ है। इसमें इलेक्ट्रॉन का क्या हुआ, तो कहेंगे गेन हुआ। कितने इलेक्ट्रॉन का गेन हुआ, 1 इलेक्ट्रॉन का। और अगर इलेक्ट्रॉन का गेन होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिडक्शन कहते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते थे, इसको हम लोग रिडक्शन कहते हैं। और रिडक्शन को हम लोग हिंदी में क्या कहते थे, इसको हम लोग हिंदी में अवकरण कहते हैं, हिंदी में आपको अवकरण कहते हैं, इसलिए आंसर हो जाएगा अवकरण। ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो कहेंगे सी करेक्ट हो जाएगा। तो एक बात याद रखिएगा, अगर आपसे ऑक्सीडेशन की बात करता है, अगर आपसे ऑक्सीडेशन की बात करता है, तो ऑक्सीडेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, तो ऑक्सीकरण कहते हैं, इसको हम लोग ऑक्सीकरण कहते हैं। अगर ऑक्सीडेशन की बात करता है तो इसमें क्या क्या हो सकता है, याद रखेंगे सबसे पहला चीज, ऑक्सीडेशन होने के लिए ऑक्सीजन की संख्या में, ऑक्सीजन में वृद्धि होना चाहिए। दूसरा, इसमें हाइड्रोजन में क्या होना चाहिए, कहेंगे कमी होना चाहिए। और तीसरा, यहां पर इलेक्ट्रॉन का क्या होना चाहिए, कहेंगे अगर इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का अगर लॉस होगा तो कहेंगे इसको हम लोग ऑक्सीडेशन कहते हैं। तो दूसरा पॉइंट, अगर दूसरे की बात करते हैं तो दूसरा हमारा क्या होगा, कहेंगे इसको हम लोग रिडक्शन कहते हैं। ये हमारा क्या होगा, कहेंगे इसको हम लोग रिडक्शन कहते हैं। और रिडक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग अवकरण कहते हैं। रिडक्शन को हम लोग क्या कहेंगे, तो ये अवकरण कहते हैं। और रिडक्शन की अगर बात करते हैं तो एक नंबर में कहेंगे ऑक्सीजन की अगर कमी होती है इसको रिडक्शन, और अगर हाइड्रोजन की अगर वृद्धि होती है तो इसको हम लोग रिडक्शन कहेंगे। और तीसरा केस में यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का लॉस, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का गेन होता है। अगर इलेक्ट्रॉन का गेन हुआ, इन तीनों में से कोई भी हो गया तो अवकरण, इन तीनों में से कोई भी हो गया ऑक्सीकरण। तो यहां पर इलेक्ट्रॉन गेन किया, इससे ये गया, इलेक्ट्रॉन का गेन किया, इलेक्ट्रॉन गेन हुआ, रिडक्शन अवकरण। आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। रेफ्रिजरेटर में बर्फ जमाने के लिए, तो आप जानते हैं जो रेफ्रिजरेटर आप यूज करते हैं घर में, एसी वगैरह का यूज करते हैं, आप फ्रिज यूज करते हैं, तो हमारे जो फ्रिज वगैरह हम लोग घर में यूज करते हैं, इस फ्रिज में क्या लगा रहता है, कहेंगे रेफ्रिजरेटर लगा रहता है। और इसी फ्रिज में रेफ्रिजरेटर, फ्रिज का काम क्या होता है, कहेंगे फ्रिज का काम होता है नॉर्मल टेम्परेचर को क्या करता है, फ्रिज को क्या करता है, फ्रिज क्या करता है, कहेंगे फ्रीजिंग करता है, यानी कि कूलिंग करता है, यानी पानी है तो उसको बर्फ बनाता है। तो अगर हम लोग फ्रीजिंग की बात करते हैं, अगर ये फ्रीज करता है तो रेफ्रिजरेटर में रेफ्रिजरेंट्स लगे होते हैं। इसमें क्या होता है कि इसमें रेफ्रिजरेंट्स डाला जाता है, इसमें क्या डाला जाता है, कहेंगे इसमें रेफ्रिजरेंट्स।
रेफ्रिजरेंट्स डाला जाता है, यानी कि ठंडा करने फ्रीज करने के लिए इसमें रेफ्रिजरेंट्स डाला जाता है। अगर ये खत्म हो जाएगा तो हमारा रेफ्रिजरेटर ठंडा नहीं करता है। तो जो रेफ्रिजरेंट्स होते हैं वो अमोनिया के तौर पे डाला जाता है। ये कैसा कहेंगे, ये हमारा अमोनिया होता है, लेकिन ये लिक्विड फॉर्म में होता है। तो आंसर करेंगे द्रवित लिक्विड। या अगला है समजातीय श्रेणी के लिए अगर दो सदस्यों के बीच जो अंतर होता है, समजातीय श्रेणी का मतलब एक जैसा बराबर। जैसे कि मान लेते हैं कि कोई भी अल्केन ग्रुप का ही ले लिए, कोई भी आप ले सकते हैं अपने मन से, ये अल्केन का हो गया। तो अल्केन का केमिकल फॉर्मूला CnH2n प्लस में कितना होता है 2। अगर n का मान 1 है तो C, और यहाँ पर कितना होगा कहीं H4। अगर n का मान लेते हैं 2 है तो यहाँ पर 2 हो गया, तो यहाँ पर C2, और H कितना होगा कहीं यहाँ पर 2 दूनी 4 2 6। अगर n का मान लेते हैं मान लीजिए 3, ये C3, और H कितना होगा कहीं 8 हो जाएगा। अगर n का मान अगर 4 हो गया तो यहाँ पर क्या होगा कहीं C4 और H 10 हो गया। तो आप यहाँ से जब यहाँ जाएंगे तो एक कार्बन जाता, इसका मतलब एक कार्बन, कितना हाइड्रोजन कहेंगे 2 हाइड्रोजन। इसका मतलब यहाँ से अगर यहाँ जाएंगे तो फिर आपका वही फंडा, फिर आपका वही फंडा। तो आप देखेंगे अगर ये CH2 बराबर आ रहा है, इसका मतलब ये होमोलोगस सीरीज है। इसका मतलब ये कैसा है मेरे दोस्त, कहेंगे यहाँ पर हमारा ये होमोलोगस है, ये हमारा होमोलोगस हो गया, समजातीय श्रेणी में आता है। तो CH2 का डिफरेंस होना चाहिए। ब्यूटेन का जो समावयव होता है हमारे कितने आइसोमर का, तो कहेंगे हमारा ब्यूटेन जो होगा ये हमारा 2 आइसोमर होगा। आइसोमर मतलब होता है जिसका केमिकल फॉर्मूला समान होगा लेकिन उनके स्ट्रक्चर क्या होंगे तो डिफरेंट होते हैं, उसको हम लोग आइसोमर के नाम से जानते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगला प्राकृतिक बहुलक की बात इसमें कहेगा, प्राकृतिक बहुलक कौन सा नहीं है। तो प्राकृतिक बहुलक अगर नहीं है तो नाइलॉन तो हमारा क्या, तो कहेंगे सिंथेटिक पॉलीमर है। ये कैसा है मेरे दोस्त, कहेंगे ये हमारा सिंथेटिक, ध्यान रखेंगे ये हमारा बनाया हुआ है, ये हमारा सिंथेटिक, ये हमारा सिंथेटिक पॉलीमर में आता है, ये सिंथेटिक पॉलीमर में आता है, ये बनाया हुआ नाइलॉन हमारा बनाया हुआ। और इसको हम लोग पॉलीएमाइड पॉलीमर के नाम से जानते हैं। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, तो इसको हम लोग पॉलीएमाइड पॉलीमर भी कहते हैं। पॉलीएमाइड पॉलीमर जो होता है वो हमारा नाइलॉन होता है, जो सिंथेटिक होता है, मैन मेड होता है, ये बनाया हुआ होता है। लेकिन अगर हम बात करते हैं ऊन का, अगर हम बात करते हैं यहाँ पर इन सब की अगर बात करते हैं ऊन का, रेशम का, चमड़ा का, तो ये सब हमारा क्या तो कहेंगे, ये सब हमारा नेचुरल पॉलीमर है। ये सब हमारा क्या साथ कहेंगे यहाँ पर नेचुरल पॉलीमर, ये नेचुरल पॉलीमर है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जिसको हम लोग प्राकृतिक बहुलक के नाम से हम लोग जानते हैं। नेक्स्ट, अम्लराज जो होता है, एक्वारेजिया जो होता है वो हमारा सॉल्यूशंस है। एक्वारेजिया क्या है तो कहेंगे यहाँ पर ये सॉल्यूशंस होता है। मेरे दोस्त ध्यान में रखना, अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पर एक्वारेजिया की बात करते हैं, अगर हम लोग एक्वारेजिया की बात करते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं हिंदी में अम्लराज के नाम से जानते हैं, अम्लराज के नाम से जानते हैं। तो एक्वारेजिया जो है ये हमारा एक सॉल्यूशन होता है, लेकिन ये सॉल्यूशन किसका, तो कहेंगे ये HCl, यहाँ पर कंसंट्रेटेड HCl की बात करेंगे, यहाँ पर सांद्र HCl, ध्यान रखना मेरे दोस्त, सांद्र HCl के 3 भाग, सांद्र HCl के कितने कहेंगे, सांद्र HCl के 3 भाग, तथा यहाँ पर HNO3, सांद्र HNO3 की बात करते हैं, सांद्र यहाँ होना चाहिए सांद्र HNO3, सांद्र HNO3 के 1 भाग, सांद्र HNO3 के 1 भाग के मिश्रण को ही हम लोग क्या करते हैं, इसी के मिश्रण को हम लोग क्या कहते हैं, इसी के जो मिश्रण होते हैं इनके मिश्रण को हम लोग क्या कहते हैं, इसको एक्वारेजिया के नाम से जानते हैं, अम्लराज कहते हैं। यहाँ पे सांद्र होगा, तनु तो हो नहीं सकता है, जहां तनु है वो कट दीजिए, आंसर एक ही को होगा, ऑप्शन नंबर सी का रखा जाएगा। लेकिन HCl का 3 भाग याद रखना और HNO3 का 1 भाग का मिश्रण होता है। और इसी एक्वारेजिया में क्या होंगे, सोना हो गया, इससे हम लोग बात करते हैं सोना हो गया, अगर हम बात करते हैं यहाँ पर चांदी हो गया, अगर हम बात करते हैं यहाँ पर प्लेटिनम की बात करते हैं, सोना चांदी प्लेटिनम, ये सब क्या होता है कहेंगे, ये सब घुलनशील होता है, ये सब क्या होगा कहेंगे इसमें घुलनशील होता है। और अगर ये घुलनशील है तो आपके सोनार लोग जो होते हैं, जिसके पास सोना लेकर के आप जाते हैं, उसी एक्वारेजिया के सॉल्यूशन में सोना को डाल देता है और आपका सोना क्या होता है उसमें घुलनशील होता है और आपका सोना चुरा लेता है और आपको पता भी नहीं चलता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगला आपको दे रखा है इस तरह से, और इसमें ऑक्सीजन की संख्या आपको बताना है, इसमें आपको ऑक्सीडेशन नंबर बताना, ऑक्सीजन की संख्या नहीं, ऑक्सीकरण संख्या, ऑक्सीकरण, यहाँ पर ऑक्सीकरण संख्या होनी चाहिए। तो जिसका भी ऑक्सीकरण संख्या निकालना, जैसे कि मान लेते हैं यहाँ पर जो हमारे पास जो कंपाउंड दे रखे हैं, ये K4, और K4 में ये बराबर ब्रैकेट, और ये फिर आयरन हमारा है, और फिर हमारा ये CN साथ में साइनाइड है, और ये 6 हो गया इसका हो। तो इसमें जिसका पूछा गया है उसको आप X मान लेना, किसका पूछा तो आयरन का पूछा, तो आयरन जहां पे है इसको आप X मान लीजिए, X मान लीजिए, प्लस इधर साइनाइड का कितना होता है ऑक्सीकरण संख्या, तो कहेंगे ये -1 होता है, लेकिन 6 को तो 6 से गुना करना पड़ेगा। और यहाँ पर हमारा देखा पोटेशियम, तो पोटेशियम का कितना होगा, कहेंगे +1 होता है, लेकिन ये हमारा कितना, तो कहेंगे ये 4 है, यहाँ पर हमारा ये प्लस हो गया, बराबर कर देना, कुछ भी पावर नहीं तो बराबर 0। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा 4 + x - 6 बराबर 0, तो x का मान कितना हो जाएगा, कहेंगे ये हमारा -2 यानी कि 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा, कहेंगे +B हो जाएगा।
22 ग्राम CO2 का सामान्य दाब और दाब पर, सामान्य ताप यानी कि स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पर अगर पूछ रहा है कितना हमारा आयतन होगा, तो एक बात याद रखना मेरे दोस्त, एक मोल गैस का आयतन की हम बात करते हैं, किसकी बात कर रहे हैं, याद रखना, एक मोल जो गैस होता है, एक मोल गैस का जो आयतन होता है, एक मोल गैस का आयतन एसटीपी पर, आयतन एसटीपी की बात करते हैं, एसटीपी पर कितना होता है, ये 22.4 लीटर होता है, याद रखिएगा, ये रिलेशन याद रखना है आपको। और आपसे पूछ रहा है कि इतना ग्राम CO2 की बात कर रहा था, एक मोल में इतना है, तो इसका मोल निकालना पड़ेगा, तो मोल बराबर मास अपन में मोलिकुलर मास, यानी कि 22/44, ये कार्बन डाइऑक्साइड का मोलिकुलर मास कितना होता है, 44 होता है, ये कितना हो गया, तो कहेंगे यहाँ पर हमारा 22/44 यानी कि ये हाफ हो गया। अगर ये हाफ मोल की बात करें तो मोल कितना निकल गया, तो कहेंगे हाफ मोल। तो एक मोल में अगर इतना है तो हाफ मोल में कितना होगा, एकदम इजी नहीं है, तो हाफ मोल की अगर बात करेंगे, एक मोल में इतना, तो हाफ मोल में कितना, तो कहेंगे इसका आधा, यानी कहने का मतलब है मेरे दोस्त 11 दशमलव कितना होगा, कहेंगे 11.2 लीटर, राइट आंसर ये हो जाएगा। तो हाफ मोल में हमारा इतना हो जाएगा, कहेंगे ऑप्शन। बताइए इजी है कि नहीं है, लेकिन इस रिलेशन को आप याद रखोगे तभी क्वेश्चंस बनेंगे, अदरवाइज नहीं बनेंगे, ठीक है। अगला करेक्ट में से किस ऑर्बिट का जो कोणीय संवेग होता है वो हमारा नहीं हो सकता है, ये हमारा रिलेशन जो होता है ये हमारा नहीं होता है, तो 5/2 नहीं होगा, लेकिन ये सब रिलेशन हमारा होता है। ट्रैक बॉल जो हमारा इनपुट डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस हमारा क्या होता है, कहेंगे यहाँ पर प्रिंटर हो गया, अगर हम प्रिंटर की बात करते हैं, किसकी, अगर हम प्रिंटर की बात करते हैं, अगर हम यहाँ पर प्लॉटर की बात करते हैं, अगर हम यहाँ पर प्रोजेक्टर की बात करते हैं, ध्यान रखना प्रोजेक्टर की बात करते हैं, अगर हम लोग यहाँ पर डिस्प्ले की बात करते हैं, ये सब हमारे क्या है, तो कहेंगे ये सब के सब हमारे आउटपुट डिवाइसेस होंगे। इनपुट में आपका ट्रैक बॉल हो गया, इनपुट में आपका जॉयस्टिक जो होता है, ये जॉयस्टिक हो गया, माउस की हम बात करते हैं, ये सब इनपुट है, कीबोर्ड की बात करते हैं कीबोर्ड की बात करते हैं, ये कीबोर्ड, ध्यान रखेंगे ये सब के सब हमारे इनपुट, ये सब के सब हमारे इनपुट है। आपसे पूछा गया ट्रैक बॉल जो था इनपुट डिवाइस है, ऑप्शन नंबर हमारा क्या होगा, तो एक। मैक्लेवर जो हमारा 400 है, ये हमारा क्या है, तो 78 नंबर क्वेश्चन में आपको जो गिवन है उसके हिसाब से आंसर क्या हो जाएगा, आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जहाज होता है जिसको हम लोग मैक्लेवर 400, ये तो आपका क्वेश्चन जो है ये रिलेटेड आपका किससे है, तो कहेंगे आपका करंट से। अगला ब्रह्मोस जो है ये भी आपका उसी से रिलेटेड है। ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल किस भारतीय नौसेना के जहाज ने इसको लॉन्च किया था, तो 86 नंबर जो क्वेश्चन होंगे इसका आंसर क्या होंगे, तो यहाँ पे मोर मुगाओ ने किया था, यानी INS मोर मुगाओ ने किया था, याद रखना पड़ेगा आपको। किस राज्य ने ग्रीन हाइड्रोजन का उपयोग को बढ़ावा देने के लिए ग्रीन नीति तैयार किया था, ये भी आपका करंट का क्वेश्चन है। 91 नंबर के जो क्वेश्चन है मेरे दोस्त ये हमारे क्या होंगे, कहेंगे 91 नंबर का जो क्वेश्चन है इसके आंसर से बी होंगे। ये हिमाचल प्रदेश का ये आपका क्या था, तो कहेंगे ध्यान रखेंगे। इस तरह से आपके टोटल क्वेश्चन का यहाँ पर डिस्कशन यहाँ पर खत्म हो गया। ये सब करंट के क्वेश्चन आपको इसमें डाल दिया था, जहां तक आपके साइंस के क्वेश्चन थे वो मैंने सारा आपका डिस्कस कर दिया, ठीक है। चलिए मिलते हैं हम लोग फिर अगले डिस्कशन में, तो आज के लिए इतना ही, ओके बाय बाय।